तो ये स्विच स्टेटमेंट इज फार बेटर देन इफ स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली उस स्टेटमेंट पे आता है और वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये if के बाद नहीं if का ताल्लुक नहीं, ये खत्म हो गया। इस पूरे कोड की जगह मैं अब ये इसकी भी टाइम स्टेटमेंट है बिल्कुल टेस्ट सर, वो तो मानना पड़ेगा। केस 1 केस 2 केस 3 से लेकर केस D1 D2 द्वारा बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा। ये मैंने तुमने D1 के लिए स्विच लिखा है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करो यहाँ पर और आप स्विच में D5 में, ठीक है, बिल्कुल इस तरह D से चेंज करना, चेंज करना, ठीक है। सर ये नोड वाला सिस्टम जो है ये तो करना पड़ेगा, ये करना स्विच की बात करो मतलब वेरिएबल लिखे, एक मिनट बात सुन वेरिएबल लिखे उसकी ब्रैकेट बंद करने के बाद हमने सभी को सुनाने के कुछ भी नहीं, बिल्कुल समझो। नहीं सर उसको इसके बाद एक बात सुन लो प्रधान सुनो आगे, यहाँ पे आप केस लिखते हैं, यहाँ पर आप उसकी भी वैल्यू लिखते हैं। तो एक बात और सुन लो, स्विच स्टेटमेंट में यहाँ पर कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता, यहाँ पर हमेशा कोई कांस्टेंट वैल्यू है। क्या मतलब, यानी आप 1 2 या लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते कि D1 केस लेट्स से कोई वेरिएबल का नाम लिखा हो, यहाँ ये नहीं हो सकता। यहाँ पर एग्जैक्टली आप बताते हैं कि ये वैल्यू होगी तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है। स्विच स्टेटमेंट बहुत बेहतर होती है अगर आपको पता हो कि ये इफ चलेगा, ये इफ चलेगा, ये इफ चलेगा। एक मिनट मुझे अपना कंप्लीट हो। अच्छा, स्टेटमेंट की जो सिंटैक्स है वो क्या है? यहाँ पर आप स्विच लिखते हैं, उसके बाद आप केसेस लिखते हैं। केसेस के दरमियान में आपको, यदि आप केस 1 लिख रहे हैं तो साथ की स्टेटमेंट आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिखना चाहे, एसोसिएट करना चाहे, ठीक है, लेकिन उसके फौरन बाद आपको यहाँ ब्रेक लिखना जरूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं लिखेंगे और सुनो मेरी बात, अगर आप ब्रेक नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी, ये अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता वो सारे एग्जीक्यूट करेगा। समझ? तो ब्रेक का मतलब क्या है? ब्रेक का मतलब है बस ये स्टेटमेंट, ये वाली इसी के एसोसिएटेड इंस्ट्रक्शंस ये, समझ आई बात? और यही इसकी पावर बन जाती है। आज कुछ नहीं है, अभी यही इसकी पावर बन जाती है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी और वेरिएशन बताता हूँ उसी की, ठीक है? यार ये बात कर दो प्लीज। क्या लास्ट वाले केस में जुड़ेगा, लास्ट वाले केस में ब्रेक देना, ठीक है? लास्ट वाले केस में ब्रेक आने दो। ऑलराइट, अच्छा एक मिनट, इसी की मैं आपको एक और एप्लीकेशन भी बताता हूँ। व्हाट इफ मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिखाऊंगा, आपने बताना इसका क्या मतलब है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपका हसीब और मैं खेल रहे हैं, हम लोग पुगल पुगाई खेलते थे, ठीक है, लेकिन मसला उसके लिए 3 बंदे चाहिए थे। हमारे पास 3 बंदे नहीं है, हमारे पास डाइस है, ठीक है, हमारे पास डाइस है। डाइस कितने कोने होते हैं? 6 कोने होते हैं ना। हम खेलते हैं यार, डाइस मैं रोल करूंगा, जो अगर इवन वैल्यू आई तो मैं जीता और ऑड वैल्यू आई तो हसीब जीता। इज इट अ फेयर क्लेम? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अब मैं उसका कोड लिखता हूँ, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह के स्विच वाइज मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ मैं लिखता हूँ स्विच, यहाँ मैं लिखता हूँ डाइस। डाइस एक वेरिएबल, आई डोंट नो कैसे असाइन हुआ, लेकिन डाइस की वैल्यू अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसका मुझे मतलब बताओ क्या है? केस 2 कॉलन, केस 3 कॉलन, केस 4 कॉलन, केस 6। यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट सरफराज 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ आगे लिखता हूँ केस 3, केस 5, केस 1 कॉलन सी आउट हसीब 1। गवर्नमेंट ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक, जब ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है डाइस की वैल्यू 2 हो या 4 हो या 6 हो, ये चलता है।
ठीक है? और अगर डाइस की वैल्यू 3 हो, 5 हो या 1 हो, so beautiful, है ना? आपकी जो क्लीनलीनेस है उसमें कितना फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो आपको जहाँ पर लिखना पड़ रहा था डाइस डबल इक्वल टू 2, डबल इक्वल टू 4, डबल इक्वल टू आओ, ठीक है? ठीक है? हाँ जी, आप कुछ कह रही हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें दो का होता है ना, तो दो के लिए तुम्हें सोच समझ करना पड़ेगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं, तो मेरा नहीं था, लेकिन जो कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से वो अभी नहीं है। मेरा क्वेश्चन जी हाँ, क्वेश्चन कुछ होगा, मैंने मतलब ये स्विच है, स्विच के बाद हमने ब्रैकेट में जो है वो वेरिएबल लिखा, उसके बाद हम कॉलन किया सभी कॉलन कुछ भी नहीं बनाएंगे। सॉरी सर ये स्विच बाद में से लगाते हैं। और फिर ये ब्लॉक शुरू होता है, और फिर इसमें केसेस आते हैं, केस में कॉलन आता है, ठीक है? केस 1 कॉलन, स्टेटमेंट 1 सेमी कॉलन, स्टेटमेंट 2 सेमी कॉलन, जब तक कि आप ब्रेक नहीं करते आप क्या है तो मल्टीपल स्टेटमेंट की तरह सोचिए, ठीक हो गया? ठीक है जी, अच्छा एक मिनट रुको, ठीक है? प्लीज डिस्कस फॉर 2 मिनट्स देन विल टॉक। नहीं कल ही टूट गया था। वैल्यू की डाइस की वैल्यू ये तीनों इकट्ठी तो नहीं हो सकती ना, इनमें से कोई एक वैल्यू ये और है, ठीक है? केस के अंदर कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। क्या क्या केस के अंदर कोई कंडीशन, केस के अंदर कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पर हमेशा कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है? हाँ, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डाइस प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय समथिंग बोलेगा, यहाँ पे जो मर्जी लिख दिया, यहाँ पर कोई वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पर हमेशा कोई कांस्टेंट, सर उसको मतलब इवैल्यूएट करके जो केस बनता होगा वो उसको वो केस यहाँ पर आप कभी भी वेरिएबल नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप कभी यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं लिख सकते, मैं ये नहीं कह सकता कि ये वैल्यू D1 के बराबर हो तो ये हो, यहाँ पे D2 हो, ये नहीं कर सकता, यहाँ पर आपको हमेशा कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है। स्विच के अंदर सर और या एंड की स्टेटमेंट स्विच के आगे जो वैल्यू देते हैं एक मिनट यार प्लीज हाँ क्या स्विच के आगे जो ब्रैकेट्स में वैल्यू देनी है इसके अंदर कोई और या एंड की कंडीशन बना सकते तुम्हें और एंड क्यों चाहिए, यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है? और आ सकती है लेकिन क्यों चाहिए, मैंने नहीं कहा एंड होता है तो एंड भी हमें एक वैल्यू देनी है। देखो मेरी बात, मेरी बात सुनो, जब आप एंड करते हैं या और करते हैं, एंड और क्या है, बूलियन है, बूल का मतलब है ट्रू या फॉल्स, यानी जब आप दो चीजों को एंड करते हैं तो एंड करने का मतलब क्या होता है, तो या तो वो ट्रू होंगे या यानी आंसर जो आएगा या वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो फिर तो केस ही खत्म हो जाएंगे ना। अगर आपने एक्सप्रेशन दिया जिसमें एंड हो रहा है तो
एक्चुअली इसका आंसर क्या आना है, या 0 आना है या 1 आना है। इस तरह का और हो रहे हैं तो उसका आंसर क्या आना है, या 0 आना है 1 आना है। फिर तो कैसे से होता है, कैसे से 2 होंगे या 0 बाय 1 होगा, फिर तो वो फटाफट होता है। जी जी लाइन केस 2 मतलब यहाँ पे वैल्यू 2 होगी तब। सब दो केस 2 हाँ, केस 2 का मतलब है अगर डाइस की वैल्यू 2 हो, इधर कैरेक्टर डाल दिया। यहाँ कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं केस, ठीक है, केस हमने याद है बताया था, केस रॉक और केस आर, ठीक है, याद है रॉक अपने क्रैक रॉक उसमें आप इन दोनों का और नहीं कर सकते, ठीक है जी। एक मिनट जी बेटा, अच्छा जी, केस का मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा। थोड़ा सा जाके कुछ पढ़ना यार, थोड़ा सा इतना हमें इस तरह ये बहुत बात नहीं। ओके लेट मी मूव फॉरवर्ड, ओके प्लीज आप जाके एक दफा केयर स्विच के बारे में पढ़ लीजिएगा, इट्स वेरी नाइस। गूगल पे जाके लिखो स्विच स्टेटमेंट, बस इन्हीं जी स्विच स्टेटमेंट हां चलिए जी। 10 फर्स्ट इसने कर लिया, सर मैंने कर लिया। आओ प्लीज लिसन टू दिस क्लियरली। इंट में हम कोई 4 पहले सवाल बताओ, पहले सवाल हाँ क्वेश्चन ये है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम से 4 यार सुन लो पहले बात। और पॉइंट्स जो होते हैं हमेशा 2 फॉर्म में होते हैं, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये तो आपने कितने इनपुट करनी है? 4 इनपुट, ठीक है। आपने p1 x p1 y 4 पॉइंट्स लेने हैं और 8 उसी ऑर्डर में सिंक करो। ये इस तरह इनपुट इंटर करने का मतलब ये है कि हम जब इससे वैल्यूज देंगे 2 0 0 2 तो ये इतना वैल्यूज वगैरह आप किस तरह दें? इस तरह दें। जितना मर्जी दे दें। 2 अच्छा स्पेस डालना जरूरी है। आप लिखें 2 स्पेस 0, फिर आप डाल दें फॉर एग्जांपल कहता 2 स्पेस तो 0 0 0 डाला था 0 0 1 0 फिर 1 0 1 0 ये बात हो गया ना। हमने इस ऑर्डर में कहा है। तो पहले ये बताएं आप ये क्या है? नहीं वो ऑर्डर नहीं है। ये आया पहले हम इसको P1 कह रहे हैं, इसको P2 कह रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या है? नहीं 0 1 ये बी केयरफुल ये सर आपने डिफॉल्ट लिए नहीं ये P1 लिए, ये P2 लिए, ये P3 लिए, ये P4 लिए, ठीक है? सॉरी जो भी है मैं जब बता रहा हूँ कि आपने क्या कन्वेंशन ली है। हमने ये तस्वीर बनाई है, उसमें कन्वेंशन मेरी ये P1 ये P2 ये P3 ये P4 ये, ठीक है? अगर वो उसके लिहाज से चलना है शायद और कन्वेंशन होगी। यहाँ पे इसकी कन्वेंशन हमारी ये P1 ये तो 0 0 ये आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर हमें 1 आएगा, वो क्या होगा 1 स्पेस 1 एंटर 1 और 0, ठीक हो गया? ऑलराइट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि पेज नोट लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ जी आगे करना है सर हमने इसमें एक और चीज भी हमने से लेनी है, हमने सिर्फ साइड्स का भी बताना है, साइड 1 साइड 2। नहीं अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने ये किया है कि लिखा हमने बेशक एक लाइन में, आप चाहे तो इस ऑर्डर में इनपुट कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट आपने इंटर करवा लिया और फिर आप क्या करना है? आप क्या करना है?
अब हमने बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं वो उसके क्या नाम है, इस रेक्टेंगल है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है या क्वाड्रिलेटरल है, एनी क्वाड्रिलेटरल। सही हो गया? जो ये साइड्स हैं हम इसको करेक्ट करते हैं और सर हम एक और चीज़ भी करेंगे, डायगोनल्स। एक नीचे डायगोनल्स हैं जिसके रेक्टेंगल के हमने कहीं पे, ठीक है, हमने ये इसने 6 वेरिएबल बनाए हैं। ये वो साथ ही बना दिया, ये साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, D1, D2, ठीक है? ये इसने 4 वेरिएबल बना, ठीक है? तुम लिख रहे हो कुछ? हाँ, लिख रहे हो? नहीं। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम करेंगे कि साइड 1 को हमने इक्वल करवा दिया, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे P2 से, क्योंकि x2 है ना, ये x2 है और ये y2 है, ये x1 है और y1 है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम हर एक पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x3 y3 x4 y4। लिख रहा होगा इसके ऊपर। सर वैसे ही वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है आगे। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पहले ये बताओ। सर x2 minus x1 का स्क्वायर minus y2 minus y4 1 का थोड़ा सीधे x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट भी आता होगा, ठीक है? तो लेकिन मेरा एक सवाल ये है, हमने इस स्क्वायर रूट निकाल कर करना क्या है? हमें स्क्वायर रूट निकाल कर एसेंशियली दो साइड्स की लेंथ को कंपेयर करना है ना, उसकी एक्चुअली इक्वालिटी को कंपेयर करना है, ऐसी है? हाँ, हम अगर किसी में भी स्क्वायर रूट ना लें या फिर डिस्टेंस से कंपेयर करें, अगर हम स्क्वायर रूट बिल्कुल ही ना लें तो एक्चुअली हमारे पास साइड्स के स्क्वायर आ जाएंगे। अगर दो साइडें बराबर हैं तो स्क्वायर ही बराबर होंगे, तो हमें स्क्वायर रूट के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें एक्चुअली ऐसे ही है। अब हमने साइड 1 ये साइड 1 है s1, इसका इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और वो इस तरह होगा कि p2x ऐसा लिख, ये तुम खुद लिखोगे बाद में, लेकिन यहाँ पर जो साइड 1 निकल रही है वो किन दोनों के दरमियान में निकल रही है? p1 और p2 के, ठीक है? तो इनका डिस्टेंस निकालना है, ऐसे है, ठीक है? इसे निकालेंगे। यहाँ पर p1 जो है उसके पॉइंट रिप्लेस होने तो यहाँ पर एक्चुअली ये p1x हो जाएगा और ये p2x हो जाएगा और ये p2y हो जाएगा और ये p1 है, ठीक है? इस तरह साइड ये तो बता दें स्क्वायर को, हाँ, स्क्वायर भी नहीं कर सकते आप। स्क्वायर को आप कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय द सेम थिंग अगेन, ठीक है? और साइड एक बार लिखो, एक बार खाली चीज पूरी लिखो, एक एक बार p2x minus p1x multiply by p2x minus p1x, ठीक है? और इसी तरह p2y minus p1y into y minus हो गया? Everybody understand? ये हो गया p एक मिनट डिस्टेंस एक मिनट के साथ हाँ भाई, किसी को ये समझ में नहीं आया तो प्लीज बताएं। नहीं आया? देखो हमने डिस्टेंस निकालना है इस साइड का, ये है हमारे पास x2, डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले कहता है x2 minus x1 का स्क्वायर हो प्लस y2, इसकी भी तो कुछ वैल्यूज है ना, सपोज कर लो अगर ये 1 0 है और ये 0 0 है तो इसका ये देखो 1 minus 0 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसकी भी कुछ कोऑर्डिनेट की कुछ y की भी कुछ वैल्यू है और ये y की भी यहाँ पर कुछ हम वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये साइड 1 का डिस्टेंस निकल आएगा, ये यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है? ये क्लियर है? ये तो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूले में बस पहले हमने उसकी करस्पॉन्डिंग बस बता दी है कि हमारा x2 वो जो x2 है वो x2 एक्चुअली p2x है, ठीक है? और जो y2 है y2 की जगह p2y है, इस तरह x1 की जगह p1y है और y1 की जगह p1y, ठीक है? ये हमारा साइड 1 निकल रहा है। इसी तरह हमें साइड 2 निकालना पड़ेगा। साइड 2 के लिए हमारे कौन से पॉइंट्स यूज होंगे? सर
सर P2 और P3 बिल्कुल ठीक। तो आपने बस वही जहाँ पे P x2 माइनस x1 कर रहे हैं उसकी जगह आप क्या यूज कर रहे हैं P3x माइनस P2 बिल्कुल ठीक है। और सर डायगोनल भी निकाल अब डायगोनल्स इनको कहते हैं कि ये क्रॉस जो एक ट्रायंगल जो एक स्फीयर को दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दें वो डायगोनल्स होते हैं। अब इसके एक स्फीयर के दो डायगोनल्स होते हैं, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। ये ट्रायंगल तो चार बन रहे हैं लेकिन डायगोनल्स के अपोजिट जो पॉइंट्स होते हैं उनको जो उनका जो डिस्टेंस होता है वो डायगोनल होता है। अब DG1 जो है इसका डिस्टेंस, इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा P1x T1y का से P3 तक। चाहे इसको P1 P3 कर लो या P1 का डिस्टेंस और डायगोनल 2 जो है वो होगा P2 और P4 का डिस्टेंस। सही हो गया ओके। सर वो कंडीशन है ना अभी तक किसी को कोई मसला बता यार एक तुम लिख क्यों रहो परेशान क्यों हाँ आपका नाम क्या नहीं अब तक क्या किया मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मान हो। इधर आओ कोई परेशान वाली बात नहीं आओ समझाओ ठीक है शर्मा की बात तो मालूम नहीं समझाओ अभी तक हमने क्या क्या किया या कुछ समझ में अभी हमने लिया है और हमने ये हमने ऊपर क्या बनाए हाँ एक बनाए क्या क्या ये क्या है ये फॉर्म dx1 साइड लेने के पॉइंट लेने तो पॉइंट है। हमने कितने पॉइंट्स के वेरिएबल बनाए अच्छा तो 8 एक्चुअली जो 4 पॉइंट्स हैं है ना अच्छा और तो फिर हमने इनपुट करवाया इधर से, उसके बाद हमने फॉर्मूला एक्चुअली साइड 1 कर तो हमने साइड 1 कंप्यूट किया ठीक है साइड 1 किन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है P2 और P1 के दरमियान में ठीक है ठीक है और डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू किया है ना और इसी तरह हमने साइड 2 साइड 4 को ठीक हो गया ये सारी साइडें मशीन निकाल ली फिर हमने डायगोनल भी निकाला और फिर डायगोनल 2 के लिए हाँ जी अब आपके पास ये चारों साइडें आ गई और डायगोनल आ गई है ना चारों साइडें आ गई और डायगोनल आ गई अब हम क्या करें अब सबसे पहले हमने पढ़ा है कि स्क्वायर्स की चारों साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। तो हम कह देते हैं कि साइड 1 इक्वल है साइड 2 के और एंड साइड 2 इक्वल है साइड 3 के वो तो सिर्फ अगर एंड में रहेगी तो एक मिनट जैसा नाम क्या यार हमला कह रहा है इस बात सुनो जोर से बोलो अगर आपने लगाना है साइड स्क्वायर का कहा है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होगी तो S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S4 आ जाएगा। इसमें क्या मतलब इसने कहा है साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 2 डबल इक्वल टू साइड 3 डबल इक्वल टू साइड 4 क्या मतलब इसने कहा साइड को दो इसने कहा है साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 2 डबल इक्वल टू साइड 3 डबल इक्वल टू साइड 4 हाँ ये इसमें क्या मतलब सर मिक्स कर देंगे तो ये जो ऑपोजिट चीजें आनी है दो के की साइड ऑपोजिट आनी है वो फिर इसमें क्या मसला है ये कंपैरिजन सही नहीं हो रहा क्यों सही नहीं हो रहा बेटा जब साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 2 करते हैं तो ये ट्रू या फॉल्स से रिप्लेस हो जाता है तो अगर वैल्यू ट्रू होगी तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ जाएगा ये तो 1 नहीं है आपने तो वैल्यू को कंपैरिजन करना है आपने तो ट्रू और फॉल्स को कंपैरिजन नहीं करना तो ये तो एक्चुअली 1 आ
तो गलत हो जाएगा, राइट? तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 या 1 हो, बाइनरी का मतलब होता है 0 0 1, ठीक है? ये बात समझ? तो आपको इसीलिए हमने कहा था कि आपको अलग अलग एंड लगाने हैं। ये बात समझ? कनेक्टर यूज करना है। तो ये इसलिए इसने यही किया, साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 2 डबल इक्वल टू साइड 3 एंड साइड 2 साइड 3 डबल इक्वल टू साइड 4, या ये लिख दे साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 1 इज डबल इक्वल टू साइड 3 एंड साइड 1 इज डबल इक्वल टू साइड 4, एक ही बात है, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे साइड 3 इक्वल है साइड 4 के और एंड साइड बस जरूरत नहीं, इक्वल ये जरूरत नहीं है, लिखो पहले, लिखो साइड 4 इक्वल है साइड 1 के। ये आखिरी में स्टेटमेंट लिखी, इसकी जरूरत है कि नहीं? नो, क्यों जरूरत ठीक है, नहीं? 3 क्योंकि जब सारे कुछ इक्वल है तो इक्वल ही होगा, जब 4 इक्वल हो गई हैं तो जरूरत ही नहीं है बाद में। अब हम सी आउट करवा देंगे, तो उसका खत्म कर दो आखिर से। हमने सी आउट करवा लिया इससे कि इट इज अ स्फीयर वाला क्यों मतलब लूप कौन सा आ गया? अभी तक ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सिर्फ ये बताती है कैसे साइड सारी इक्वल है। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो स्क्वायर है, या वो रोम्बस है, या वो स्क्वायर है। तो इसके अंदर एक दोबारा से लगेगा, ठीक है? जवाब दोगे अब वो एक होगा इस चीज का कि डायगोनल सेम हो, dg1 इक्वल है dg2 के। अगर dg1 डबल इक्वल टू dg2 है तो आप सी आउट करेंगे। अच्छा, एक मैं कुछ बात करनी है आपको, वो ये कि अगर बात सुनो, ये यहाँ पर तो ब्लॉक आ गया। अच्छा, एक छोटी सी बात है वो मैं बता रहा हूँ, ये वो ये कि जब आप इफ लिखते हैं ना, और उस इफ के अंदर अगर आपने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, क्या मतलब? तो फिर ब्लॉक डालने की दोबारा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, सी आउट, कौन सी शेयर हो गई? बस ना, फिर आप दोबारा ब्लॉक क्या डालने की जरूरत है। हाँ, इसके बाद में क्या आएगा? सी आउट, ठीक हो गया? ये ब्लॉक यहाँ पर, तो इस मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट डाला था, तो इसलिए मैंने इसको ब्लॉक डाला, लेकिन उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट थी, मुझे ब्लॉक डालने की जरूरत। अगर हम ऊपर भी स्टेटमेंट ये सारे ना लिखें, खाली लिखेंगे dg1 इक्वल टू dg2, ये गलत है। गलत हो जाएगा हाँ, क्योंकि हसीब कह रहा है कि if d1 डबल इक्वल टू d2 है तो वो कहते हैं कि भाई ये स्क्वायर, ये बात गलत है। क्यों? रेक्टेंगल कैसे नहीं होता है, रेक्टेंगल के भी रेक्टेंगल से भी डायगोनल, तो वो केस होगा। इसलिए हमें ये केस लगाकर हमने ऊपर चला, ठीक है जी? आगे बताओ। अब हमारे पास एक ऐसा एफ आया जिसके अंदर हमने कहा साइड 1 इक्वल है साइड 3 के एंड साइड 2 इक्वल है साइड 4 के। इसका मतलब ये एक ये वाली साइड, ये साइड 1 इक्वल है साइड 3 के और ये साइड 2 जो है इक्वल है साइड 4 के। तो दिस टू साइड पैरेलल इक्वल्स हो तो वो क्या क्या होता है बोला? रेक्टेंगल। दोबारा ओके कर देगा। दोबारा वही गलती तुमने पहले भी इसको स्क्वायर कर दिया ना, नहीं कुछ कैसे डायगोनल करके चेक किए बगैर आप नहीं बता सकते। नहीं ठीक है, मैंने सिर्फ साइड्स का बताया, मैंने तो कुछ बेटा अगर दोनों साइड है अपोजिट साइड बराबर, उसका मतलब है ये कि ठीक है, ओके समझ गया। ये अभी कुछ भी नहीं है। अभी तक हम कंफ्यूज हैं कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, ठीक है? इसके अंदर हमें दोबारा एक लगाना है। फाइनल एक गलती और भी है, अरे नहीं ठीक है सर। if d1 इक्वल है dg2 के, तो फिर हम सी आउट कर देंगे it is rectangle। ये स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बता देगा। वेरी गुड। तू मैं चला थोड़ा बता एक मिनट रुको, यहाँ पे आ जाओ।
एल्स क्या आउटपुट करे? एल्स आउटपुट करते हैं नॉट क्लियर ना ना पैरेललोग्राम सी आउट करते पैरेललोग्राम और उस इफ के एल्स में तुम लिखोगे क्या? और अगर इनमें से कोई भी शेप ना हो तो ये सिंपल कोऑर्डिनेट है ना? तो इसके एल्स रहेगा नहीं रहेगा? किसका एल्स रहेगा? सर ये किसका लेगा? क्योंकि ये वाला ब्लॉक को लेकर कंप्लीट चलते हैं इस ब्लॉक का मतलब इसका एल्स कंप्लीट है, इसका एल्स कंप्लीट है। अब इस वाले पे इस वाले का इफ का इसका एल्स है। इसको एल्स यहाँ पर ये नहीं कर सकते एल्स सी आउट इससे कोऑर्डिनेट है ना? अच्छा condition is side 2 is not equal to side. एक तरीका ये जिसको बोले कि यहाँ पर जो इफ लगाया है इसी में साथ ये भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि साइड 1 इज नॉट इक्वल टू साइड 2 और साइड 4। व्हाई? बिकॉज अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर के केस में ये भी ठीक बात है, ये भी ठीक बात है। तो स्क्वायर के केस में वो यहाँ पर स्क्वायर भी आउटपुट हो जाएगा और यहाँ पर दोबारा से रेक्टेंगल की आउटपुट हो जाएगा। या इवन रोम्बस के केस में ये आउटपुट हो जाएगा और यहाँ पैरेललोग्राम भी आउटपुट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों केसेस ऊपर वाली कंडीशन दोनों की दोनों ठीक है। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पर दोबारा से कंडीशन लगाओ कि साइड 1 इज नॉट इक्वल टू साइड 3 या यहाँ पर एल्स है। सुना है? यहाँ पर एल्स है। नॉट इक्वल टू साइन बताया। यहाँ पर अगर आप एल्स लगा दोगे तो वही बस सुना है? ठीक है? थैंक यू। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी यार एक बात सुनो पहले प्लीज। आप ऊपर मैसेज लिख दें कि आप क्लॉकवाइज ऑर्डर में देना चाहते हैं या नहीं। तो आप मैसेज कर दें कि फ्रॉम द लेफ्ट बॉटम लेफ्ट से आप क्लॉकवाइज देना चाहते हैं या एंटी क्लॉक। तो अगर वो क्लॉकवाइज कहते हैं तो मैं ऐसे दूंगा और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं सर हमें जो पॉइंट चाहिए हम उसको कहेंगे कि ये पॉइंट इनपुट करो, पॉइंट 1 दो, पॉइंट 2 दो, पॉइंट 3 दो, पॉइंट 4। ये पॉइंट 1 क्या है वो उसका क्वेश्चन सही है कि पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है, पॉइंट 3 ये है, पॉइंट 2 या पॉइंट 1 ये पॉइंट 2 ये 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं वो सही नहीं है ना, वाला फिर तो आपके सारे बढ़ जाएंगे। मतलब मेरे पास 4 पॉइंट्स होंगे। लेट्स से पॉइंट 1 को ये दे देता है, पॉइंट 2 को ये दे देता है, अरे डायगोनल ठीक है। तो फिर पॉइंट 3 ये दे देता है, पॉइंट फिर वो सब और अगले केस में तो और होगा। अच्छा जी चलिए, ये तो आपने ये वाला कर दिया ना। अब मुझे बताएं कि मैंने आप बताना है कि आपको एक रेक्टेंगल दी हुई है या स्क्वायर दिया हुआ है, तो कोई भी आपको और एक और पॉइंट दिया हुआ है कि आपने बताना है कि वो पॉइंट इससे अगला क्वेश्चन आप खुद कर रहे हैं। नहीं प्लीज आप लोग बताएं जो लोग जिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया होगा। कितने लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया होगा यह सवाल? अच्छा आप अगला सवाल हो जाएगा। फिर अगला सवाल में एक्चुअली क्या है कि आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सी है। अच्छा ये ट्रायंगल जो है वो मल्टीपल शेप्स की हो सकती है। इक्विलेटरल तो बड़ा आसान है, साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 2 एंड साइड 1 डबल इक्वल टू साइड 2। अगर वो आइसोसेलेस है तो भी बड़ा आसान है। कैसे? दो साइड इक्वल होगी, लेकिन ये इफ लगेगा या एल्जिप लगेगा। एल्जिप लगेगा क्यों? क्योंकि दो साइडें बराबर है तो इक्विलेटरल में भी दो साइडें तो बराबर होती हैं, तो आपको एल्जिप लगाना है। अच्छा एल आइसोसेलेस के एल इफ के अंदर एक और इफ लगाना पड़ेगा। क्या?
एसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एक और इफ लगाना पड़ेगा कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। और वो कैसे चेक करेंगे? पता करो थ्योरम के hypotenuse square is equal to a square plus। लेकिन मसला ये आप जब ये तीनों साइडें कंप्यूट करते हैं तो आपको नहीं पता hypotenuse कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो आप एसेंशियली आपने तो उसका नाम रखा होता है साइड 1, साइड 2 और साइड 3, या ये भी हो सकता है ये है साइड 3, ये है साइड 2 और ये है साइड 3, या ये है साइड 1, ठीक है, ये साइड 2 ये साइड 3, आपको नहीं पता। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? इस साइड, अच्छा आपने एसेंशियली जो कंप्यूट किया होगा वो साइड 1 नहीं कंप्यूट किया, साइड 1 का स्क्वायर कंप्यूट किया। तो दे आर ऑलरेडी इन ए शेप जिसमें आप प्लस लगाकर चेक कर सकते हैं। तो साइड 1 प्लस साइड 2 इज इक्वल टू साइड 3 हो जी। तो यानी कि राइट एंगल की कंडीशन चेक करना बड़ा आसान है। या तो ये कंडीशन तो होनी चाहिए और क्या होना चाहिए बताएं? साइड 1 प्लस साइड 3 डबल इक्वल टू साइड 2 और साइड 2 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 डबल इक्वल टू साइड 1। इनमें से कोई भी चीज ट्रू है तो इसका मतलब है ये आइसोसेलेस की तो कंडीशन थी, ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है ये सिर्फ आइसोसेलेस है। बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, अच्छा लेकिन इसके बाद एक और इफ भी लगेगा। एक था इक्विलेटरल, एक था आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के अंदर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस के बाद आपका एक और इफ लगेगा कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी नहीं ट्रू नहीं तो हमें स्केलिंग होता है, वो कोई भी ट्रायंगल, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, हाँ ये एग्जैक्टली जी। ये आप थोड़ा खुद सोचिए तो उसका क्वेश्चन की बात नहीं। अच्छा ये मैंने बस पूछना है कि पॉइंट्स का कैसे पता चलेगा? वहाँ से स्टार्ट में P1 कौन सा, P2 कौन सा, P1 कौन सा, P2 कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज आप हसीब कह रहा है कि हम किसको P1 का, किसको P2 का, किसको P3 का, ठीक है। तो आप उनको बेशक मैसेज दे दें कि मैं मुझे इस ऑर्डर में, वो किस तरह होगा? फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल के केस में हमने अभी ये डिसाइड किया था कि हम कहेंगे P1 हमारा हमेशा, तो आप मैसेज ऊपर करते हैं योर P1 इज ऑलवेज बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, एंड देन टेल मी द कोऑर्डिनेट्स इन क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो ये हमारा P2 हो जाएगा, ये हमारा P3 होगा, ये हमारा P। अगर कहोगे तुम एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर तो ये आपका P1 है, ये आपका P2 हो जाएगा, ये आपका P3 हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉइंट्स को डिस्टेंस कॉर्नर से आंसर वो बात ठीक है, लेकिन फिर वो फर्क पड़ जाएगा ना। क्या फिर फर्क हाँ? तो ये पड़ेगा फर्क ये पड़ता है अगले क्वेश्चन में। इसी अगला क्वेश्चन ना, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, अगले क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में बोला क्यों फर्क पड़ेगा कि ये आपने अगला क्वेश्चन से ये है कि आपका रेक्टेंगल मिला हुआ है, इसमें आपका ये P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है, ये आपका P4 है, ठीक है। और एक आपको एक पॉइंट मिला हुआ है P, इसको आप Px और Py कहते हैं। अब आपने बताना है कि ये पॉइंट इस रेक्टेंगल के अंदर लाई करता है या नहीं लाता, आपने ये बताना। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्यों क्या सवाल है? क्या आपने बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इस रेक्टेंगल के अंदर लाई करता है या नहीं लाता, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्या सवाल क्या कि आपको 4 पॉइंट्स मिले हुए ये जिससे रेक्टेंगल बनती है, और आपका एक जो है वो क्या है, एक पॉइंट मिला हुआ है, आपको बताना है ये पॉइंट इसके अंदर लाई करता है या नहीं। अब यहाँ मैटर करता है कि आपका P1 कौन सा है, P2 कौन सा है। क्यों? अगर आपका P1 ये और P2 ये है तो इसका मतलब है इन दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम है, और अगर ये और ये P4 है तो P1 का y और P4 का y से, तो यहाँ मैटर करता है कि कौन सी वाली की हाइट है, ठीक है। एरिया फाइंड करना, एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, एरिया के बगैर से हो जाएगा, डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस सवाल में डिस्टेंस की जरूरत नहीं। अच्छा मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि सवाल तो समझ में आ गया, जिसको सवाल समझ नहीं आया तो प्लीज बताएं, इसको सवाल नहीं समझ में आया तो सवाल ये है कि आपको पास एक रेक्टेंगल के 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, लेट्स टेक इस ऑर्डर में दिए हुए, ठीक है। और अब आपको एक चौथा 5वां पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट आपने बताना है ये पॉइंट इस रेक्टेंगल के अंदर लाई करता है या आउटसाइड, सही हो गया।
एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? अब आपने बताना कि ये पॉइंट्स के अंदर है। अच्छा मैं अब एक सवाल लिखता हूँ, ये P1x, ये P1y, और ये P2x, और ये P2y, P3x, P3y, P4x, P4y। अच्छा एवरीबॉडी एग्रीज? एंड प्लीज अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप प्लीज हाथ खड़ा करें, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये P1x और ये P2x, ये दोनों वैल्यूज बराबर। ये आपका कोऑर्डिनेट x है, x एक्सिस इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और y एक्सिस इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, ठीक है? मेरा ये क्लेम है कि ये अगर एक्सिस पैरेलल रेक्टेंगल्स है, यानी एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, यानी ये ऐसा घूमा हुआ रेक्टेंगल नहीं है, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है और जो ये x कोऑर्डिनेट है, ये दोनों के दोनों एक्सिस हैं। तो P1x और P2x ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, जो मर्जी हो जाए, ये हाथ में यहाँ पे इधर ले जाओ कोई फर्क नहीं, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम। बिल्कुल इसी तरह आपके P3x और P4x ये दोनों बराबर। अब मैं y पे जाता हूँ, आपका P1y और P4y ये दोनों बराबर, ठीक है? अब बिल्कुल इसी तरह P2y और P3y ये दोनों बराबर। Do you agree? ठीक है? आप एसेंशियली आपने क्या चक्कर? अब इस कंडीशन का मतलब होता है कि आप अगर मैं कहता हूँ if हाँ जी बताएं, Px is less than P1x, क्या मतलब है इसका? चुप करो, अच्छा तो बताओ, Px is less than P1x, क्या मतलब है इसका? यानी कि P1x से छोटा है। हैं? यानी ये वाला पॉइंट का जो पॉइंट आपको मिला हुआ है, जो भी पॉइंट मिला हुआ है, ये पॉइंट का जो x एक्सिस है वो इस रेक्टेंगल के x कोऑर्डिनेट से कम है। जब मुझे एक बात बताएं, रेक्टेंगल शुरू होती है यहाँ से, रेक्टेंगल शुरू ही होती है यहाँ से, तो रेक्टेंगल शुरू यहाँ से होती है, सारी रेक्टेंगल इस रीजन में लाई करती है, ऐसी है। और अगर कोई पॉइंट मिला हुआ है जिसका x कोऑर्डिनेट इस रीजन से पीछे है, तो क्या वो इस रेक्टेंगल के अंदर हो सकता है? It will always be outside. ये बात समझ में आ गई है? ये बात देखिए, मैं कह रहा हूँ आपका रेक्टेंगल शुरू ही यहाँ से होता है P1x से, है ना? P1x से आपका रेक्टेंगल शुरू होता है, सारा रेक्टेंगल इस लाइन से इधर लाए, ठीक है ना? इस पूरी पैरेलल लाइन है, इससे इधर लाए, ऐसी है ना? यानी P1x से सारी की सारी जो रेक्टेंगल है वो इस तरफ लाई करती है। एवरीबॉडी एग्रीज? ठीक है? अच्छा अगर आपको जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट की x एक्सिस की वैल्यू इस x एक्सिस की वैल्यू से कम है, इसका मतलब क्या है? क्या कंफर्म बात है कि ये पॉइंट इस लाइन के इस तरफ लाई करता है और वो किसी काम करता है, वो डेफिनेट बात है कि वो आउटसाइड रेक्टेंगल। एवरीबॉडी एग्रीज? बिल्कुल इसी का रेप्लिका यहां पर भी हो सकता है कि इस P3x या P4x के बाहर अगर हो तो भी वो नहीं लाएगा, which means कि अगर वो Px जो है वो आपका ग्रेटर देन P4x कर दे या P3x कर दे, ठीक है? अगर वो इससे बड़ा है तो भी वो हमारे इस रेक्टेंगल में नहीं लाई कर सकता। ये बात समझ आ गई? अच्छा मुझे एक बात बताएं, इन दोनों में से ये दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है? इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू इनमें से कोई एक भी ट्रू हो तो आप इस रेक्टेंगल से बाहर लाइए, नहीं देखिए अगर आप यहाँ पर एंड लगाएंगे तो एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब ये है, एंड का मतलब और का मतलब ये कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसका मतलब आउटसाइड, जो कि बात ठीक है। यदि इधर लाइक करता है तो बात खत्म, इधर लाइक करता है तो बात खत्म हो जाएगा, भाई मेरे से चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर एंड लगा देते तो एंड का मतलब है कि अगर यहाँ पे है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर नहीं होगा, तो वो तो कहेगा वो इनसाइड है, ठीक है? तो इधर है तो उधर तो हो नहीं सकता, ठीक है? तो इट्स मस्ट बी और नॉट एनीथिंग, ठीक है?
अच्छा ये हमने सिर्फ इस रीजन का चेक किया है और इस रीजन का चेक किया है। क्या सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज है या कुछ और तरीके से हमें इसी तरह P1y भी चेक करना पड़ेगा और P2y भी चेक करना पड़ेगा। तो इसी तरह हमारे पास और कंडीशन लगेगी और जी बताएं y is less than P1y। अगर इससे है तो उसका मतलब है वो इधर लाई करता है, वो भी हमारे किसी काम का। या Py is greater than P3y कर ले या P2y कर ले, एक ही बात है। ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको सी आउट क्या कर देना चाहिए, आउट। ये बात समझ गई? हाँ जी, किसने बोला एल्स? प्रधान तुमने? हाँ जी, आप कह रहे हैं कि एल्स में हम कर दें कि वो इनसाइड में लाए, ठीक है ना? तो गलत है। क्यों गलत है? हाँ जी, ये बताएं, ये पॉइंट किधर लाए? ये है ऑन द रेक्टेंगल, ये है ऑन द रेक्टेंगल, इट्स नॉट इनसाइड रेक्टेंगल। अभी बताओ। चले जी, अभी मेरा अगला सवाल ये है कि मैं आपको एक और कंडीशन बता रहा हूँ कि आपको जो मुझे ये कंडीशन बतानी है कि किस केस में वो इनसाइड होगा, किस केस में वो इनसाइड। पहले हम वो फिगर आउट कर लेते हैं, फिर हम अगले पे जाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, पहले ऑन द करे थे, फिर एल्स को इनसाइड नहीं, और थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, अगर हम इनसाइड, अगर हम आउटसाइड वाला निकाल दें, इनसाइड वाला निकाल दें, बाकी क्या रह जाएगा? बाकी हमारा ऑन है। ठीक है, ठीक है, तो मैं पहले इनसाइड बता, इनसाइड बिल्कुल इसका रिवर्स कर देंगे और दरमियान में एंड आए। क्यों एंड आ जाएगा? बिकॉज हर कंडीशन का होना ट्रू है। क्या? P1x से उसको बड़ा होना चाहिए, P4x से उसे छोटा होना चाहिए, P1y से बड़ा होना चाहिए और P3y से छोटा होना चाहिए। It will be exactly the same thing but in reverse order, which means your Px must be greater than P1x